ऑफ रजिस्टर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, कि रजिस्टर्स को किस अकॉर्डिंगली अरेंज करें। ठीक है, डिफरेंट मेथड्स निकल के आ रहे हैं। ठीक है, अब होता क्या, व्हाई देयर इज ए रिक्वायरमेंट फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। पहला टॉपिक तो यहाँ पे ये निकल के आता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बीच में तो आपके सामने निकल के आ ही रहा है कि सीरीज और पैरेलल में हम अरेंज कर रहे थे, लेकिन व्हाई देयर इज ए रिक्वायरमेंट फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ठीक है, तो उसका रीजन ये निकल के आता है, डिफरेंट रीजंस निकल के आ सकते हैं उसके। उसका पहला रीजन निकल के आता है व्हाई देयर इज रिक्वायरमेंट। मैं पहले लिख लूं ये व्हाई देयर इज रिक्वायरमेंट। उसका रीजन ये निकल के आता है इन ए डोमेस्टिक सर्किट, इन ए डोमेस्टिक सर्किट एवरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रिक्वायर्स, ठीक है, एवरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रिक्वायर्स ए डिफरेंट करंट। ठीक है, सभी को सेम करंट नहीं चाहिए। ठीक है, इन ऑर्डर टू अचीव दिस अरेंजमेंट, ठीक है, हमें रजिस्टर्स को अलग अलग, मतलब रजिस्टर्स मींस अप्लायंसेस को अलग अलग, ठीक है, कॉम्बिनेशंस में सेट करना पड़ता है। ठीक है, अब इसके बीच में जब ये वाली रिक्वायरमेंट निकल के आती है कि सेम डिफरेंट रिक्वायरमेंट ऑफ करंट है, ठीक है, तो इसके बीच में मेरी पैरेलल कॉम्बिनेशन हेल्प करता है। इसके बीच में मेरा पैरेलल कॉम्बिनेशन हेल्प करता है। ठीक है, सेकेंडली अगर हमारे पास स्विचेस, ठीक है, स्विचेस कम है, ठीक है, लैक ऑफ स्विचेस है, ठीक है, तो एक ही स्विच की हेल्प के साथ अगर हमने मोर देन टू अप्लायंसेस को अगर अरेंज करना, ठीक है, देन सीरीज कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड। तब हमें क्या रिक्वायरमेंट है, सीरीज कॉम्बिनेशन की रिक्वायरमेंट निकल जाती है। ठीक है, सिमिलरली थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है, अब हमारे पास क्या होता है, कभी कभी जितना रजिस्टर हमें चाहिए होता है, जितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें रिक्वायर्ड है, कभी कभी वो रिक्वायर्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अचीव करने के लिए हमें सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अलग अलग रजिस्टर्स को अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, मैं दोबारा लिख रहा हूं। ठीक है, इन ऑर्डर, ये थर्ड पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन ऑर्डर टू अचीव रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वेरियस रजिस्टर्स, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास 2-2 ओम के 4 रजिस्टर्स हैं। ठीक है, 2-2 ओम के 4 रजिस्टर्स हैं। अब मुझे टोटल रेजिस्टेंस 6 ओम चाहिए। तब मुझे मालूम है कि यार ये इन रजिस्टर को किस अकॉर्डिंगली अरेंज करूं कि मेरा नेट रिक्वायर्ड रजिस्टर 6 निकल के आ जाए। ठीक है, सो वहां पर सीरीज और पैरेलल एट द सेम टाइम चलता है। ठीक है, ये हम देखने वाले हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के बीच में हमारे पास सीरीज और पैरेलल निकल के आएगा, बट व्हाई देयर इज अ रिक्वायरमेंट फॉर द कॉम्बिनेशन। उसका पहला निकल के आता है इन ए डोमेस्टिक सर्किट अप्लायंसेस, ऑल द अप्लायंसेस रिक्वायर डिफरेंट करंट, ठीक है, एंड दैट इज अचीव्ड बाय द पैरेलल कॉम्बिनेशन। सेकेंडली अगर स्विचेस, देयर इज अ लैक ऑफ स्विचेस, हमारे पास एक ही स्विच है और मैं 2 या 2 से ज्यादा अप्लायंसेस को एट द सेम टाइम ही स्विच ऑन करना चाहता हूं, देन सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया जाता है। देन थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। थर्ड वन में क्या होता है, अगर हमारे पास वेरियस रजिस्टर्स प्रेजेंट है, ठीक है, और मुझे एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, डिजायर्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर अचीव करना है, देन वेरियस रजिस्टर्स को सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अरेंज करके मैं अपना रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस अचीव कर सकता हूं। ठीक है, रिक्वायर्ड रेजिस्टेंस अचीव कर सकता हूं। सो these are the reasons why there is a requirement for the combination of resistors। ठीक है, तो आगे मैं जा रहा हूं, सिंपल सा आगे मेरे पास यही निकल के आ रहा है सीरीज कॉम्बिनेशन। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के बीच में अगर जूनियर क्लासेस का हल्का सा याद है, मैं सारा रिमाइंडर दे रहा हूं जूनियर क्लासेस का, मैं ये मार के नहीं चल रहा कि बच्चे को सारा याद होगा। ठीक है, मैं पूरा बेसिक्स उड़ा के चल रहा हूं। ठीक है, अब सीरीज कॉम्बिनेशन के बीच में नोट करते हैं ना रफली। ठीक है,
इस पॉइंट्स को फेयर कॉपी के अंदर ये लिख रहे रहना, जैसे जैसे लिख रहा हूं वैसे वैसे अपनी लैंग्वेज में लिखते जाना। अब सीरीज कॉम्बिनेशन के बीच में सबसे पहले तो करंट इज सेम, देख ही सकते हो, करंट इज सेम, ठीक है। सेकंड, पोटेंशियल इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट रजिस्टर्स। डिफरेंट रजिस्टर्स का पोटेंशियल क्या निकल के आएगा, डिफरेंट। जो ये दो बातें याद रखनी है मुझे सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अब यही दो बातों को ध्यान में रखते हुए मैं पूरी छोटी सी एक डेरिवेशन करने वाला हूं, ठीक है। अब पूरी डेरिवेशन छोटी सी करने वाला है, ठीक है। कंसीडर ए सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्टेड टू ए पोटेंशियल, ठीक है, कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ ए पोटेंशियल डिफरेंस V, ठीक है। अब फिगर के अंदर ही मुझे निकल के आ रहा है, तो क्या निकल के आएगा यहां पे, तो मेरा पहला पार्ट यहां पे निकल के आ रहा है, करंट फॉर होल सर्किट। एवरी टाइम करंट फॉर होल सर्किट निकालना। अब करंट फॉर होल सर्किट निकालने के लिए क्या लगूंगा, ओम्स लो, ठीक है। तो क्या निकल के आएगा, V इज इक्वल टू आई आर। ये जो R निकल के आ रहा है यहां पर, R इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस। R मेरा यहां पर क्या निकल के आएगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकल गया। R इज द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। अगर R यहां पर रिजल्टेंट रेजिस्टेंस है तो इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। या फिर ऐसा करते हैं, नहीं, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक चल रहा है, ठीक है। अब ओम्स लो अक्रॉस R1, R2 एंड R3, तीनों के क्रॉस लगा दिया। ओम्स लो अक्रॉस R1, R2 एंड R3 लिख लो साथ साथ, तो क्या निकल के आएगा। अब मैंने क्या बोला था, पोटेंशियल इज डिफरेंट फॉर ऑल द रजिस्टर्स। तो पहले का पोटेंशियल IR1, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। V2 IR2, ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। V3 IR3, ये इक्वेशन नंबर 4 आ गई, ठीक है। मैं थोड़ा तेज चल रहा हूं क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं आप ये हद तक आता है। मैं सिर्फ एक रिमाइंडर दे रहा हूं कि अगर स्किप कर भी गया कोई पॉइंट तो पता चल जाए बच्चे को, ठीक है। तो अक्रॉस R1 के लिए मैंने यहां पर, ये देखिए, ये V1 है इसका, ये V2 है, करंट आई जा रहा है सभी में से, ठीक है, सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो उसकी हेल्प के साथ ये सारा निकाल दिया, ठीक है। अब एक बात याद रखो इसमें कि V इज इक्वल टू क्या होता है, V1 V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3। वैल्यूज पुट कर दो सभी की, IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। तो यहां से R क्या निकल के आएगा, R निकल के आएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये मेरी वैल्यूज निकल के आ रही हैं, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, ठीक है। रफली कर लो फटाफट, ठीक है। इसके डेरिवेशन कोई नहीं पूछने वाला, सिर्फ रिजल्ट पूछेंगे। डेरिवेशन 10th क्लास का टॉपिक है, फिर भी लेकिन पता होना चाहिए कि ड्राइव कैसे किया हमने। चलो मूविंग फर्दर, पैरेलल के बीच में। अब पैरेलल के बीच में याद क्या रखना है, नोट कर लो। पैरेलल के बीच में रेजिस्टेंस, करंट इज डिफरेंट। अब पीछे और इसमें डिफरेंस देखिए, इसमें करंट का 1 पाथ है, करंट के लिए सिर्फ एक ही पाथ है, यही डायरेक्शन, ठीक है। तो पैरेलल में याद रखिएगा कि करंट का एक ही पाथ निकल के आता है, सॉरी सीरीज में करंट का एक ही पाथ निकल के आता है। लेकिन पैरेलल में ये बात दिमाग में रखनी है, पैरेलल में मेरे पास अलग अलग पाथ, वेरियस पाथ्स निकल के आएंगे, वेरियस पाथ फॉर करंट निकल के आएगा,
ठीक है, आप देख सकते हो मैंने यहां पर टोटल करंट जो आई निकल के आ रहा है, ठीक है, टोटल करंट जो आई निकल के आ रहा है, यहां पर मैंने उसे 3 पाथ, यहां पर करंट के लिए 3 पाथ निकल के आ रहे हैं। करंट R1 में से भी जा सकता है, R2 में से भी जा सकता है, R3 में से भी जा सकता है। और अगर एक से ज्यादा पाथ निकल के आते हैं करंट के, तो मींस करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इधर क्या निकल के आएगा, I3, इधर I2, इधर I1। ठीक है, सो इसके बीच में पोटेंशियल विल रिमेन सेम, पोटेंशियल पैरेलल के बीच में सेम होगा, करंट विल बी डिफरेंट, उल्टा निकल के आ गया, करंट विल बी डिफरेंट। सो एवरी टाइम जब भी ये सोच के चलते हो तो सबसे पहले ओम्स लॉ फॉर होल सर्किट लगाना। अब न्यूमेरिकल्स में भी ऐसे ही सोचना, न्यूमेरिकल्स के बीच में भी, जिन्होंने तो 10th क्लास मुझसे किया, मैंने न्यूमेरिकल्स ऐसे ही सिखाया है 10th में भी। सो एवरी टाइम पहला स्टेप हमेशा याद रखो, न्यूमेरिकल्स के बीच में भी ओम्स लॉ फॉर द होल सर्किट ही लगा के चलते हैं। ठीक है, अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में फिर से R मान के चल रहा हूं, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में R मान के चल रहा हूं। ठीक है, यहां से मैंने क्या किया, यहां से मैंने I की वैल्यू निकाल ली, I आ रहा है V/R, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। टोटल करंट I है, टोटल बैटरी का पोटेंशियल V है, टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी मैं क्या मान के चल रहा हूं, R मान के चल रहा हूं। ठीक है, तो मेरे पास ये क्या निकल गया, अब ओम्स लॉ, ओम्स लॉ फॉर ओम्स लॉ अक्रॉस R1, R2, R3, तो क्या निकल के आएगा, V इज इक्वल टू I1 R1, तो यहां से I1 की वैल्यू निकाल दी, V/R1, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह से सिमिलरली I2 V/R2 आ जाएगा, I3 इज इक्वल टू V/R3 आ जाएगा, दिस इज इक्वेशन नंबर 4। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आपको, मैंने क्या बोला था कि करंट इज डिफरेंट, तो यहां पर करंट इस पॉइंट पे करंट I इज डिवाइडिंग इनटू 3 पार्ट्स, तो मैं I को लिख सकता हूं I1, I2 प्लस I3। ठीक है, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है, तो वैल्यूज यहां पे पुट कर दो I की, V/R इज इक्वल टू V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, तो क्या निकल के आएगा, 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। सो मेरा ये पैरेलल कॉम्बिनेशंस का निकल के आ रहा सारा, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का रिजल्ट। ये छोटा सा रिमाइंडर दिया मैंने आपका 10th क्लास का, ठीक है, ये 10th क्लास का आपका रिमाइंडर निकल के आ गया कि 10th क्लास में मुझे ये कैसे अचीव करना। ठीक है, अब अगर ये हो गया, 10th क्लास का रिमाइंडर दे दिया, अब इसके न्यूमेरिकल्स के ऊपर जा रहे हैं धीरे धीरे। सो न्यूमेरिकल्स भी मैं पहले बेसिक से उठाने वाला हूं, ठीक है, बिल्कुल बेसिक न्यूमेरिकल्स उठा के धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स न्यूमेरिकल्स की तरफ बढ़ते जाएंगे, सो दैट सभी को, अगर किसी को पिछला भूल भी गया तो उसे याद आ जाए कैसे करना। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन नोट करते जाओ, अब न्यूमेरिकल्स ही करने सारे। ये मेरा पहला न्यूमेरिकल निकल के आ रहा है, ठीक है, ये 2 ओम का, ये 4 ओम का, ये 12 वोल्ट का। ठीक है, तो क्या करना है, फाइंड द पोटेंशियल एंड करंट across each resistor। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन निकल के आ रहा है, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन निकल के आ रहा है। ठीक है, अब कईयों ने तो ऑरली कर भी लिया होगा, ठीक है, और कईयों को अगर दिक्कत आ रही है तो मैं उसके लिए बता दूं, मैंने क्या बताया था, इन सीरीज देयर इज ओनली वन पाथ फॉर करंट, एक ही रास्ता निकल के आएगा करंट के लिए। तो आप देखो, अगर आई करंट यहां से निकल के जा रहा है, आई इधर यहां से भी आई, और आई का एक ही पाथ निकल के आ रहा है, कोई दूसरा पाथ ही नहीं है।
आई का एक ही पाथ निकल के आ रहा है, तो देख के ही पता चल रहा है कि ये मेरा सीरीज का कॉम्बिनेशन, ये मेरा सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो ये बातें मुझे देख के ही पता चलनी शुरू हो जाती हैं कि ये मेरा सीरीज। अब याद ही इस बात को रखना है कि दैट देयर इज ओनली वन पाथ फॉर द करंट इन सीरीज। ठीक है, एक ही पाथ निकल के आएगा सीरीज के लिए। ठीक है, अब उसके लिए मैंने क्या किया, अगेन अब मेरा काम कैसे है, मैंने जैसे आपको पीछे करवाया था ओम्स लॉ फॉर द होल सर्किट, पहले एवरी टाइम होल सर्किट। ठीक है, अब होल सर्किट के बीच में अगर मैं लगाता हूं तो V इज इक्वल टू क्या आता है, आई आर। V तो 12 दिया हुआ, I पता नहीं है, R पता नहीं है। अब R ये मेरा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है यहां पे। तो ये इक्वेशन नंबर मेरी 1 आ गई। अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अचीव करने के लिए R कैसे आएगा, R1 प्लस R2 दैट इज 2 प्लस 4 दैट इज 6 ओम। ठीक है, अब ये पुट दिस वैल्यू इन 1, तो ये 12 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू 6। तो यहां से करंट कितना निकल के आएगा, 2 एम्पियर का करंट। तो ये तो आ गया मेरा 2 एम्पियर, ये तो मेरा निकल के आ गया 2 एम्पियर, ये मेरा करंट निकल के आ गया 2 एम्पियर। अब पोटेंशियल, ठीक है, अब मुझे ये साफ पता चल गया करंट अक्रॉस ईच रजिस्टर क्या निकल के आएगा, सीरीज के बीच में करंट सेम है, तो दोनों रजिस्टर्स के बीच में करंट क्या निकल के आएगा, 2 एम्पियर का ही निकल के आएगा। हाँ, पोटेंशियल डिफरेंट होगा, पोटेंशियल दोनों का डिफरेंट होगा। वो कैसे निकालेंगे, V1 इज इक्वल टू आई R1, ये पहले का पोटेंशियल आएगा 2 इंटू दैट इज 2 दैट इज 4 वोल्ट। इसी तरह से V2 आई R2, तो क्या निकल के आएगा 2 इंटू 4 दैट इज 8 वोल्ट। ये मेरा आंसर निकल के आएगा, ये मेरे पहले का आंसर निकल गया। ये मेरा सारा पहले का आंसर निकल गया। ठीक है, इसमें सीखने आदत कौन सी डालनी, एक बात बताने रहेगी, उस आदत को डालने की कोशिश करिए। ठीक है, अब मैं ये यहां से रब कर रहा हूं थोड़ा सा। ठीक है, अब एवरी टाइम एक आदत डालनी शुरू करो +2 क्लास में। एवरी टाइम जब भी ये चीज निकल के आती है ना, तो सॉल्यूशन के बीच में, सॉल्यूशन के बीच में साथ में इसकी एक फिगर ड्रॉ करा करो, जो टोटल रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है ना, उस रेजिस्टेंस को यूज करके ये आदत डालनी शुरू करो। एवरी टाइम जो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, तो इन दोनों को रिप्लेस करके जो एग्जैक्ट फिगर निकल के आ रही है ये वाली, इन दोनों का रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 6 ओम। तो मैंने ये, मुझे जब हायर लेवल के क्वेश्चंस निकल के आते हैं उनमें हेल्प करती है ये आदत। यहां पर तो चलो नहीं भी करूंगा तब भी चल जाएगा, लेकिन जब मेरे पास डिस्टेंसेस सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाले क्वेश्चंस और बढ़ जाएंगे, तब ये वाली आदत आपको हेल्प करेगी, को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बना के चलेंगे। तो मैं बताऊंगा आपको अलग से। ठीक है, इसी तरह से एक और पैरेलल का करते हैं। ठीक है, पैरेलल का करते हैं, तो पैरेलल में क्या निकल के आ रहा है, ये फिर से बैटरी 12 वोल्ट आ गई, ये 3 ओम आ गया, ये 6 ओम आ गया। ठीक है, तो ये करंट आई जा रहा है। अब यहां से देख के ही पता चल रहा है कि करंट के 2 पाथ निकल के आ रहे हैं। तो मैंने क्या बोला था, जब भी 2 या 2 से ज्यादा पाथ निकल के आ जाएंगे करंट के, तो वो क्या कॉम्बिनेशन होगा, पैरेलल। सो दिस इज ए पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये कॉम्बिनेशन मेरा क्या निकल के आ रहा है, पैरेलल कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है। ठीक है, और अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है, ठीक है, तो मैंने क्या कर दिया, फाइंड, लिखना क्या है इसमें, लिख लो, मैं लिख नहीं रहा, फाइंड द करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, अक्रॉस ईच रजिस्टर। सेम वैसा ही क्वेश्चन। अच्छा, एंड ऑल्सो फाइंड, एक पार्ट इसमें एक्स्ट्रा आ गया, ऑल्सो फाइंड करंट
ड्रॉन फ्रॉम सेल, ऑल्सो फाइंड करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। ठीक है, अब पैरेलल में है तो ध्यान दो, इसे सॉल्यूशन कर रहा हूं यहां से, इस पार्ट पे सारा सॉल्यूशन कर रहा हूं यहां पे। ठीक है, अब मेरे पैरेलल में तो मैंने इस तरह से लगा दिया इसे 1/r प्लस 1/r1, ये r2, तो 1/r इज इक्वल 1/3 प्लस 1/6। ठीक है, अब ये सारा सॉल्व करके देखो तो क्या निकल के आ रहा है, 1/r इज इक्वल 1/3 कॉमन आया, 1 प्लस 1/2। ठीक है, तो ये निकल के आ रहा है 2 ओम। ठीक है, तो इट मींस ये सारा सर्किट कैसे निकल के आएगा, इस तरह से निकल के आएगा। तो ये वाला पोर्शन, ये इक्विवेलेंट पोर्शन किसके इक्वल निकल के आ गया, ये 2 ओम के इक्वल निकल के आ गया, इस तरह से। ठीक है, अब सबसे पहले लास्ट वाला पार्ट करते हैं, करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। अब करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल के लिए वही पार्ट आ गया। ठीक है, ओम्स लॉ फॉर होल सर्किट, तो क्या निकल के आएगा, ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर। V कितना है, 12 है, I निकाला तो ये R आ गया मेरा 2, तो I निकल के आ रहा है 6 ओम, 6 एम्पियर सॉरी। ठीक है, तो ये करंट ड्रॉन फ्रॉम दी सेल क्या निकल के आया, 6 एम्पियर। तो ये निकल के आ गया मेरा यहां पे 6 एम्पियर, ये मेरा निकल के आ गया 6 एम्पियर। अब करंट एंड पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर, अब याद रख लो पोटेंशियल अक्रॉस ईच रजिस्टर, अगर इसकी बात कर रहा है तो मैंने क्या बताया था, पैरेलल के बीच में पोटेंशियल विल रिमेन सेम, मींस इन दोनों का पोटेंशियल क्या निकल के आएगा, सेम निकल के आएगा। ठीक है, पैरेलल के बीच में पोटेंशियल विल रिमेन सेम, सभी का पोटेंशियल क्या निकल के आता है, सेम निकल के आता है। ठीक है, पोटेंशियल विल रिमेन सेम इन ईच रेजिस्टेंस, और वो पोटेंशियल किसके इक्वल निकल के आएगा, बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल निकल के आता है। ठीक है, सो इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टर इज सेम, दैट इज क्या निकल के आएगा, 12 वोल्ट का निकल के आएगा। ठीक है, अब अगर करंट कैलकुलेट करना है इनमें से, ठीक है, तो क्या करूंगा, I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, V आ रहा है 12, R आ रहा है 6, तो कितना करंट निकल के आ जाएगा, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर का करंट निकल के आ गया, रेजिस्टेंस किसमें से, 6 ओम के रेजिस्टेंस। सिमिलरली अगर I2 निकालना है तो वो आएगा V अपॉन R2, दैट इज 12 डिवाइडेड बाय 3, तो वो कितना निकल के आएगा, 4 एम्पियर। अब टोटल कैलकुलेट करके देख लो, 4 + 2 इज इक्वल टू 6 एम्पियर। सो दिस इज द मेथड हाउ वी हैव टू यूज द बेसिक्स। ये बेसिक्स है, 10th क्लास में कहीं ना कहीं ये बेसिक्स वाले क्वेश्चंस आपने किए होंगे, मैं बस रेपिटेशन दे रहा हूं, रेपिटेशन दे रहा हूं, या कईयों ने 10th क्लास में इन्हें स्किप किया होगा, करवाए नहीं होंगे या किए नहीं होंगे आपने। ठीक है, तो स्किप कर दिया होगा, अब ये उनके लिए क्वेश्चंस आ रहे हैं। अब धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाएगी, अगर कर लिया तो मैं आगे बढ़ रहा हूं, अब धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी क्वेश्चन की बढ़ती जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब इसमें ट्रिक याद रखिएगा, ट्रिक की बात करते हैं। पिछले क्वेश्चन में जो ये सारा निकल के आ रहा है, झंझट निकल के आ रहा है, ठीक है, इसी के बीच में एक ट्रिक की बात करते हैं। ट्रिक क्या निकल के आ रही है, याद रखिएगा, अगर मुझे करंट कैलकुलेट करना है, ठीक है, ये वाला जो लास्ट में मैंने ये करंट कैलकुलेट किया, ठीक है, अगर ओम्स लॉ लगाए बिना, विदाउट यूजिंग ओम्स लॉ करना है, शॉर्टकट मेथड में करना, ठीक है, मैं पहले बता रहा हूं, शॉर्टकट मेथड अगर कंपटीशन में आ गया तो शॉर्टकट मेथड में करना है। तो याद रखो क्या निकल के आएगा, I1 रेशियो I2, पैरेलल के बीच में ही होगा ये,
I1 रेशियो I2 किसके इक्वल निकल के आएगा? R1 रेशियो 1/R2। ठीक है, समझाने में थोड़ा सा लेंथी लगेगा आपको, लेकिन शॉर्टकट मेथड है, ऑरली हो जाता है ये। ठीक है, तो I1 I2 के ऊपर आपको अलग से ओम्स लॉ लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देन एक तो ये चीज याद रखनी है, दूसरा इसमें याद रखिए कि I1 प्लस I2 इज इक्वल टू टोटल करंट होता है। अब यहां पर मेरे पास क्या निकल के आ रहा था? 6 एम्पेयर निकल के आ रहा था। ठीक है, पीछे क्या निकल के आ रहा था? 6 एम्पेयर निकल के आ रहा था। पीछे मेरे पास ये क्या निकल के आ रहा था? 6 एम्पेयर निकल के आ रहा था। ठीक है, अब ये 6/3 था। ठीक है, अब ये रेशियो को लिखता हूं मैं, I1 रेशियो I2 इज इक्वल टू 1/6 रेशियो 1/3। ठीक है, कुल मिला के I1 अपॉन I2 मेरे पास निकल के आएगा 1/2। I1 अपॉन I2 मेरे पास क्या निकल के आएगा? 1/2। ये रेशियो ये समझाने में लगती है कि लेंथी है, पर ऑरली करता है। बच्चे को जब समझ में आया था वो ऑरली करनी शुरू कर देता है। ठीक है, पीछे R1 क्या दिया हुआ है? 6 ओम दिया हुआ है। R2 क्या दिया हुआ है? 3 ओम। आपने अपनी कॉपी में फिगर ड्रॉ की होगी। ठीक है, तो यहां पर समझो, जब भी कोई चीज रेशियो में दी जाती है तो टोटल पार्ट्स यहां पर कैसे बनते हैं? 1 प्लस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड करके टोटल पार्ट्स यहां पर क्या निकल के आ रहा है? 3। टोटल पार्ट्स यहां पर निकल के आ रहा है 3। तो ये जूनियर क्लासेस में थोड़ा बहुत सीखा भी होगा। तो I1 इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा? 1/3 इंटू 6। ये मेरा फॉर्मूला होता है। ठीक है, जब भी रेशियो में कोई चीज दी होती है तो हमने अगर कोई चीज फाइंड करनी है, किसी चीज का नेट रिजल्ट फाइंड करना है, उसके कितने पार्ट निकल के आ रहे हैं? उसका 1 पार्ट है डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट इनटू टोटल जितना करंट है। और I2 क्या निकल के आएगा? 2 पार्ट्स हैं इनटू 6। ये 2 एम्पेयर आ रहा है, ये 4 एम्पेयर आ रहा है, और ये ऑरली हो जाता। फिर ट्रिक को समझो, रेशियो एंड प्रोपोर्शन की हमने यहां पे यूज किया, मैथमेटिक्स का इस्तेमाल किया इसमें। ठीक है, पहले I1 रेशियो I2 निकालियो। I1 रेशियो I2 होता है 1/R1 रेशियो 1/R2। वो रेशियो आने के बाद टोटल पार्ट्स हमारे पास 3 निकल के आ रहे हैं। ठीक है, अब टोटल करंट हमारे पास दिया हुआ है तो I1 क्या निकल के आएगा? ठीक है, I1 का कितना हिस्सा निकल के आ रहा है? I1 इज दी 1/3 पार्ट ऑफ द टोटल करंट, whereas I2 is the 2/3 पार्ट ऑफ द टोटल करंट। वो हमें कैसे पता चलता है? रेशियो की हेल्प के साथ, 1:2 की हेल्प के साथ। ठीक है, I1 रेशियो I2 क्या दिया हुआ है? 1:2। तो इट मींस I का हिस्सा कितना निकल के आ रहा है? 1:3। I2 का टोटल करंट का कितना निकल के आ रहा है हिस्सा, पार्ट कितना निकल के आ रहा है? 2:3। समझ में आ गया? इजी है, जूनियर क्लास का कंसेप्ट यूज किया, इसमें कुछ नहीं किया हुआ। ठीक है, विदाउट कैलकुलेटिंग द ओम्स, विदाउट कैलकुलेटिंग विद द हेल्प ऑफ ओम्स लॉ। ठीक है, देन अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है एक तरह से। ठीक है, अब ये इस तरह से दिया हुआ, ठीक है, टोटल करंट 10 एम्पीयर का जा रहा है। ठीक है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है। ठीक है, ऐसे बैटरी लगी होगी, बैटरी नहीं दी हुई आपको। कैलकुलेट, अब मैंने उसी के ऊपर ट्रिक के ऊपर डाल दिया I1 I2 I3। ठीक है, पोटेंशियल तो आपको दिया ही नहीं हुआ, I1 I2 I3, टोटल करंट दे दिया आपको 10 एम्पीयर। अब ये उसी जो ट्रिक मैंने पीछे समझाई है उसी के ऊपर क्वेश्चन आ गया। अब यहां पर पोटेंशियल नहीं गिवन, अगर पोटेंशियल नहीं गिवन और अगर पैरेलल के बीच में मुझे करंट्स कैलकुलेट करने हैं विदाउट पोटेंशियल, तो मैं वो कैसे, विदाउट यूजिंग ओम्स लॉ, तो मैं वो कैसे फाइंड करूंगा? वही ट्रिक लगा के।
ठीक है, वही ट्रिक लगा के यूज करूंगा। तो ट्रिक के अकॉर्डिंगली I1 रेशियो I2 रेशियो I3 मेरा क्या आ रहा है, 1/R1 रेशियो 1/R2 रेशियो 1/R3, ये चीज निकल के आ गई। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो जब भी ऐसे निकल के आएगा तो क्या होगा, I1 रेशियो I2 रेशियो I3 इज इक्वल 1/1 रेशियो 1/2 रेशियो 1/3। तब इसे सॉल्व करने का मेथड, अब सीबीएसई बोर्ड से या पंजाब बोर्ड से जो बच्चे आ रहे हैं उनको याद नहीं होगा, लेकिन आईसीएसई बोर्ड ने रेशियो इन प्रोपोर्शन किया। अब इसका मेथड पता क्या होता है, इसे सॉल्व करने का मेथड, एलसीएम ले लो 1 2 3 का, तो 1 2 3 का एलसीएम मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, 6। तो 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या I1 रेशियो I2 रेशियो I3, 6 के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, इस पार्ट को, ठीक है, तो क्या निकल के आएगा, 6 रेशियो 3 रेशियो 2। ठीक है, तो यहां पर टोटल पार्ट्स क्या निकल के आ रहे हैं, टोटल पार्ट्स 9 और 11, टोटल पार्ट्स मेरे पास निकल के आ रहे हैं 11। तो I1 क्या निकल के आएगा, 6/11 इंटू 10। I2 क्या निकल के आएगा, 3/11 इंटू 10। I3 क्या निकल के आएगा, 2/11 इंटू 10। ठीक है, तो ये मेरा मेथड निकल के आता है। जनरली कॉम्पिटिशन्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, अगर कंपटीशन में नहीं, सीबीएसई बोर्ड में भी आ सकता है, मैं ये नहीं कहता। हाँ, एमसीक्यू, अब तो एमसीक्यू सीबीएसई बोर्ड में भी आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन वहां का निकल के आता है। तो ये चीज याद रखनी है, आप भूल जाते हैं हम ये क्वेश्चन करवाना, जनरली टीचर्स भूल जाते हैं, बच्चा भी प्रैक्टिस करना भूल जाता है, और है कुछ नहीं, प्रैक्टिस ही करनी है बस। जो भी रेशियो लेके हमारे टोटल पार्ट्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है, तो I1 की रेशियो निकल के आ रही है 6/11 इंटू टोटल करंट, I2 की रेशियो आएगी 3/11 इंटू टोटल करंट, I3 की करंट आएगी 2/11 इंटू टोटल करंट। बड़े ध्यान से करना, ठीक है। मैं मूव कर रहा हूं, थोड़ा तेज हूं, मुझे टॉपिक खत्म करना, ठीक है। मूव कर रहा हूं, होप सो कर लिया होगा, सभी ने नोट कर लिया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं, ठीक है। अगले क्वेश्चन में मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, ये मेरा निकल के आ रहा है क्वेश्चन, ठीक है जी। तो सबसे पहले कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये 12 ओम है, दिस इज 12 ओम, ठीक है। तो सबसे पहले तो निकल के आएगा कैलकुलेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ठीक है। देन इसके साथ ही है करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, ठीक है। तो सबसे पहले तो अब ध्यान रखिएगा, यहां पर मैंने अब पहले से ही आपको यह समझाना शुरू कर दिया था कैसे करना है इसमें, ठीक है। तो मैंने क्या किया, ब्लैक कलर के साथ इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाना शुरू किया। अब ये पैरेलल में है, ठीक है, ये भी आपस में पैरेलल में है,
देख के पता चल रहा है, क्योंकि यहां पर दो पाथवेज निकल के आ रहे हैं करंट के, ठीक है। यहां पर भी करंट के दो पाथवेज निकल के आ रहे हैं, और मैंने यही बोला है जहां पर दो या दो से ज्यादा पाथवेज निकल के आएंगे वो क्या होंगे आपस में पैरेलल। अब इसको यहीं पे सॉल्व करके देखते हैं। अब पैरेलल में मुझे मालूम है इसे इसी तरह से सॉल्व किया जाता है, तो ये मेरा पूरा सॉल्व करने के बाद निकल के आ रहा है 3 ओम, ठीक है। अब पैरेलल में अगर इसे सॉल्व करता हूं तो ये सारा सॉल्व करके निकल के आ रहा है आई थिंक सो 4 ओम, ये मेरा 4 ओम निकल के आ रहा है। हो जाओ। तो इसका मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या निकल के आएगा, इस तरह से निकल के आ जाएगा, ये 3 ओम, इस तरह से मेरे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आ जाएगा इसका। तो अपने सर्किट को हम इजी करते जाएंगे, धीरे धीरे अपने सर्किट को इजी बनाते जाओ बस। ठीक है, तो ये मेरा इक्विवेलेंट सर्किट आया। कैसे निकल के आया, इन दोनों का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकल के आ रहा था वो 3 ओम यहां पर आ गया, ठीक है। इनका जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ रहा था 4 ओम। अब ध्यान से करंट को देखिए, आई करंट सभी में सेम करंट जा रहा है। इट मींस ये तीनों आपस में क्या निकल के आएंगे, सीरीज में निकल के आएंगे। ये तीनों आपस में क्या निकल के आ रहे हैं, सीरीज में निकल के आ रहे हैं। और अगर सीरीज में निकल के आ रहे हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर वो किसके इक्वल आ जाएगा, 3 + 3 + 4 दैट इज 10 ओम के इक्वल निकल के आएगा। दैट इज 10 ओम के इक्वल निकल गया। अब समझ में आ रहा है कि क्यों जो पार्ट मैंने पहले बताने की कोशिश की थी क्यों अब यहां पर यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है। सो सबसे पहले जो पैरेलल में निकल के आ रहे हैं, जो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है 3 ओम, मैंने उसको 12 ओम और 4 ओम का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है उनको उसकी पोजीशन पे उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दिया। इसी तरह से इधर भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दिया, दैट इज 4। ठीक है, अब ये सारा किस में निकल के आ रहा है, सीरीज में निकल के आ रहा है, क्योंकि करंट अब डिवाइड नहीं हो रहा। सो जहां जहां आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन निकल के आ रहा है तो वहां पे पहले आपने उनका अपना अपना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला। जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है तो जो पूरा पैरेलल का सेटअप था उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक ही रेजिस्टेंस लगा के शो कर दिया। सो एवरी टाइम एग्जाम में ये क्वेश्चन निकल के आता है तो ये क्वेश्चन का एक सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर बनाओ पहले, टीचर को पता चले कि हाँ सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर के साथ कर रहा है, तो उसमें आपको खुद को डाउट नहीं निकल के आएगा। ठीक है, और अगर करंट, अब इसमें करंट की वैल्यू अगर फाइंड करनी है तो ओम्स लॉ लगा लो फॉर द होल सर्किट। ओम्स लॉ फॉर द होल सर्किट क्या आएगा, V = IR। ठीक है, V 10 दिया हुआ है, I भी 10 आ गया, सॉरी I कैलकुलेट करना है, R 10 दिया हुआ है तो I टोटल वो निकल के आ रहा है 1 एम्पेयर। अब यहां से मेरा टोटल करंट निकल के आ रहा है 1 एम्पेयर, ये 1 एम्पेयर का निकल गया, ये 1 एम्पेयर का निकल के आ रहा है। और अगर ये 1 एम्पेयर का निकल के आ रहा है, ठीक है, अब सीधी सी बात है सीरीज में है ये, तो इसके बीच में क्या निकल के जाएगा, 1 एम्पेयर का करंट जा रहा है इसमें से, 1 एम्पेयर का करंट डिवाइड हो रहा है। इसी तरह से इसमें 1 एम्पेयर का ही करंट जा रहा है,
यहां पर फिर से 1 एम्पियर का करंट डिवाइड हो रहा है, तो मैंने आपको रेशियो वाला मेथड अभी सिखाया, रेशियो वाला मेथड लगा के कैलकुलेट कर दो, रेशियो वाला मेथड लगा के कैलकुलेट करके बता दो। ठीक है ना। अब यहां से थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूं, रब करते हुए इसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, थोड़ी सी रबिंग करते। ठीक है, यहां से ये सारा रब कर दिया मैंने, अब इसी को सॉल्व कर रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। ठीक है, मुझे करंट बताना थ्रू द ईच रेजिस्टेंस। ठीक है, दमन ये वाला पार्ट ना करके जाना, 2 मिनट लगने, ये वाला क्वेश्चन समझ के जाना। खत्म ही कर रहा हूं बस ये क्वेश्चन, इसके बाद कल करेंगे इसकी बाकी प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन खत्म कर दो बस। ठीक है, मुझे करंट निकालना थ्रू द ईच रजिस्टर। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, मुझे करंट निकालना है थ्रू द ईच रजिस्टर। अब ओम्स लॉ लगा के मुझे इतना तो पता चल गया था, आई क्या निकल के आ रहा, 1 एम्पियर का निकल के आ रहा। तो क्या करने वाला हूं मैं यहां पे, अब इसे रीजन 1 मान लिया, इसे रीजन 2 मान लिया। ठीक है, 4 रीजन 1 शो कर दिया, रीजन 1। ठीक है, तो I1 रेशियो I2, I1 रेशियो I2 क्या निकल के आ रहे। ठीक है, 1/R1 रेशियो 1/R2। अब आपने यहां पर I1 इसे माना, I2 इसे माना। ठीक है, अब I1 रेशियो I2 तो ये आएगा 1/6 रेशियो 1/12। ठीक है जी, इस तरह से निकल गया। तो I1 रेशियो I2 मेरा निकल के आ रहा है 2:1। अब टोटल करंट कितना है, 1 एम्पियर का, तो I1 किसके इक्वल आ जाएगा, 2/3 इंटू 1, दैट इज I1 आ जाएगा 2/3 एम्पियर। I2 किसके इक्वल आ जाएगा, 1/3 इंटू 1, दैट इज 1/3 एम्पियर। ये मेरा इसके लिए आ गया, ये मेरा रीजन 1 के लिए निकल के आ गया। ठीक है, अब यहीं से, ठीक है, फ्रॉम दिस पोर्शन ओनली मैं पोटेंशियल कैलकुलेट कर लूंगा, यहीं से मैं पोटेंशियल कैलकुलेट कर लूंगा। ठीक है, पोटेंशियल अक्रॉस 6 ओम। ठीक है, तो वो क्या निकल के आएगा, उसे V1 मान लिया, तो वो क्या निकल के आएगा, I1 इंटू R। ठीक है, R1, तो वो आ जाएगा V1 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 6, कटिंग होके क्या निकल के आया, दैट इज 4 वोल्ट। ठीक है, अब दोनों आपस में पैरेलल में है, दोनों आपस में पैरेलल में है। ठीक है, अगर दोनों आपस में पैरेलल में है तो याद रखिएगा पैरेलल के बीच में पोटेंशियल इज द सेम, दोनों के बीच में यही निकल के आएगा। चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, आपकी विश है। इसी तरह से, ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। इसी तरह से रीजन 2 के लिए निकल के आ जाएगा, इसी तरह से मेरा रीजन 2 के लिए निकल के आ जाएगा। ठीक है, मैं रीजन 2 को आगे सॉल्व कर रहा हूं, रीजन 2 के लिए इसी तरह से मेरे पास निकल के आ जाएगा। ठीक है, वहां पर मैं करंट की नोटेशन चेंज कर रहा हूं, I1 ये रीजन 2 आ गया, फिगर में बना हुआ आपके, फिगर आपके सामने है। ठीक है, I1 डैश रेशियो I2 डैश इज इक्वल टू 1/R1 डैश रेशियो 1/R2 डैश। ठीक है, I1 डैश रेशियो I2 डैश, तो क्या निकल के आ रहा है, फिगर में देखिए। ठीक है, ये I1 डैश आ गया, ये I2 डैश आ गया। ठीक है, तो ये 12/4 आ रहा है। ठीक है, 1/12 रेशियो 1/4। ठीक है, उसी तरह से सेम मेथड के साथ इसे सॉल्व कर लेंगे, उसी तरह से सेम मेथड के साथ उसे सॉल्व कर लेंगे, सेम पोटेंशियल के साथ उसे सॉल्व कर लेंगे। सो मैं इसे आगे नहीं कंटिन्यू कर रहा, ये आपका काम है, आपको खुद करना, ये आपका काम है, आपको खुद करना सॉल्व। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, वो आपका होमवर्क निकल के आ रहा है,
ठीक है, ये आपका होमवर्क है, एक ही क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। कल मैं यही क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ शुरू करूंगा, देखते हैं किन बच्चों का हो जाता है, पर मैं इसके सॉल्यूशन के साथ ही शुरू करूंगा। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है, ये 2 ओम है, ये 3 ओम है, इसी तरह से बढ़ते हुए आगे जा रहे हैं, आगे ही आगे बढ़ता चलो। ये मेरे पास सर्किट निकल के आ रहा है, ठीक है। अब पूरा ध्यान से वैसे ही सॉल्व करिए जैसे पिछले सम को किया हमने, जो आपको सीरीज में निकल के आ रहे हैं उन्हें कंबाइन करते जाइए, एक ही मान के चलते जाइए, ठीक है। ये आपका 2 ओम निकल के आ रहा है, ये आपका 4 ओम निकल के आ रहा है, ठीक है। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। इतना ही पोर्शन है, बाकी पोर्शन बाद में लिखेंगे। ये आपका काम है आज का, ट्राई करके देखिए, अभी ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। पिछले क्वेश्चन को दिमाग में रखते हुए अभी ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है जी। चलो आज के लिए इतना ही है, कल इसी के साथ थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे और नया टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। पहले इसी के 2-4 क्वेश्चन रिवाइज करेंगे, फिर एक नया टॉपिक निकल के आएगा। हालांकि कॉम्प्लेक्स अभी आने शुरू होने थे,